के काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकालें, उसमें मैंने आइडिया तन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आइडिया तुक्का लग गया ना, तुक्का लग गया या मेरा एक देखिए, मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, मैं अपने पास से नहीं कर रहा होता। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाकर स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। और भाई कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें IMF को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम तब्दील कर देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, आका हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो? गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार IMF के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने IMF। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उस पर 60% वोटिंग हुई है, इसलिए पाकिस्तान में बहस चल रही है उसके वोटिंग की वजह से। आइए देखते हैं क्या है आगे, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, खिताब किया, पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो PM है उन्होंने खिताब किया। लेकिन मैडम, एक दोनों खिताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले खिताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 2 दिन बाद खिताब किया गया, तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये 2 मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूं। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखता है क्योंकि IMF हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, अगर इजराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड UN की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस UN इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को UN नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की, क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है और दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं, IT जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी
भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, ये आप ये देखिए अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है मैडम। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहां तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूं, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाइए ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाए आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाए, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखिए तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए कश्मीरियों से मोहब्बत हमें भी है, हम भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी जो है खुद मुख्तियार हो, या कश्मीरी के अपने मामला, या कश्मीर जिसे चाहते हो उसे पीएम बनाए, अपने इलाके का एमपी बनाए, एमएनए बनाए। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, उसने प्रॉपर कश्मीर में इलेक्शन करवाए, फिर इलेक्शन हुए और जबरदस्त इलेक्शन, लोगों ने अपनी मर्जी के वोट डाले, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये मामला होने चाहिए मैडम। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी, आपको क्या लगता है कि जितने भी इस वक्त भारतीय वेस्ट एशिया के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो स्टेप है जो इंडिया आ रहा है बीच में, इसराइल और लेबनान के कोई नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि इंडियन जहां पर भी आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी फौरन पहुंचेंगे उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी 3रे नंबर पर है, वो अपने बंदों को बचाने में एक्सपर्ट है, और यहाँ भी अगर देखा जाए तो उनका एक सिपाही कह लेंगे इस जंग के दौरान जख्मी हुआ, स्पेशल उनकी जो एयरफोर्स थी उसने उसको बचाया, कि हालांकि सिर्फ एक था, तो कितने लोगों को और बचाने वाली है ये? देखिए हिंदुस्तान की पॉलिसी यही है कि हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए, कंट्री का मैं नाम भूल गया जहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामला हुए थे, तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था, तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी है। अच्छा अभी भाई आपने कहा कि कुवैत के अंदर जो जंग हुई इसमें हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानियों को भी वहां से निकाला गया था, और कह लेंगे हिंदुस्तानियों ने ही निकाला था। नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तानियों ने बड़ी हेल्प की थी, हिंदुस्तानियों ने भी अपने लोग, देखें जो भी कंट्री होता है ना वो अपने लोगों की हेल्प करते हैं, पाकिस्तानियों ने अपने लोगों की हेल्प की, और पाकिस्तान किस तरीके से उनसे निकाल पाए अपने लोगों को, क्योंकि हम लोग मुसलमान थे, कुवैत भी मुसलमान कंट्री था। ये मेरे ख्याल से 90 समथिंग की कोई ऐसी बात है जब ये जंग, या 80 या 90 का है जब ये जंग के मामला हुए थे, तो उस टाइम भी हिंदुस्तान ने अपना एक भी सिविलियन उधर नहीं मरने दिया था, उस जंग से निकाल के लाए थे। इसी तरह पाकिस्तानी निकाल के ले आए थे। अभी भी इराक, ईरान, मुख्तलिफ कंट्रीज की जो जंग चलती है उधर वो हिंदुस्तान जो है अपने किसी भी नुमाइंदे को या किसी सिविलियन को वो मरने नहीं देते, वो निकाल के ले आते। इवन के जिन मुल्कों में जंग चल रही है, हमास की
आप बात कर लें या और कंट्रीज की आप बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ी एड भेजता है उधर। वो एड इसलिए नहीं भेजता कि आप हमारी दवाइयां लेके और जंग लड़े, वो एड इसलिए भेजता है कि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो बेचारे मरीज हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो दवाइयां भेजी जाती हैं, खाने पीने की चीजें भेजी जाती हैं। ये इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ा काम है, पाकिस्तान को भी ये काम करने चाहिए। और मैं फिर दोबारा बात करूंगा कि हमें खुद मुख्तियार बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। जिस तरह IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूंगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो हम जो है वो बिके हुए लोग हैं, जिस तरह वो चाहते हैं हम लोग वैसे करते हैं। अल्लाह करे कि हम खुद मुख्तियार बने। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी खबर चलाई हुई थी कि पाकिस्तान से खजाने निकल आए हैं, पाकिस्तान से जो है जी पहाड़ों में से सोने निकल आए हैं, वो गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है पहाड़ों में से। वो इतनी खबर चली, पाकिस्तानियों आप फिक्र ना करो, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहाँ गई वो खबर, कहाँ गई वो गैस, कहाँ गया वो पेट्रोल? मुझे आप बताइए। वो सब एक ड्रामा था ना, हमें बेवकूफ बनाया होता है। फिर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी खबर चल रही होती है जी, कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जब पूछा जी क्या खुशखबरी, पढ़ा क्या खुशखबरी, तो पता चला जी IMF से हमें एक बार और कर्जा मिल गया, ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं। काश हमें ये खुशखबरी हमारे हुक्मरानों ने ये दी होती कि हमने IMF से दोबारा कर्जा ही नहीं लेना, हमने ये पॉलिसीज कर ली हुई है कि IMF के दोबारा हम उनके आगे घुटने ही नहीं टेकेंगे, उनके आगे झुकेंगे नहीं। ये पॉलिसीज होनी चाहिए थी मैडम।